Bismillahirrahmanirrahim. Without wasting time, we will start the further MCQs from the 51 number. अच्छा, the patient received blood transfusion, उसको अर्टिकेरिया हो गया और इचिंग हो रही है शॉर्ट या आफ्टर ट्रांसफ्यूजन. कोई इसमें नहीं लिखा हुआ कि उसका बीपी ड्रॉप हुआ है या उसको वीज आना शुरू हुई है. जब भी ये दो साइंस आना शुरू हो जाएं, दिस और सैड्स पेशेंट की ड्रॉप हो जाएं, दिस इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. ये आपने याद रखना है. लेकिन ये नहीं है क्योंकि पेशेंट के अंदर, सो दिस इज माइनर एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. जो ट्रॉली होता है ना, वो नॉर्मली 6 आवर्स के अंदर होता है. और ट्रॉली में क्या चीज होती है कि लंग्स के अंदर ओवरलोड हो जाते हैं. बेसिकली लंग्स के अंदर टर्मिनल इंजरी आती है तो पेशेंट के चेस्ट के अंदर क्रैप्स होंगे. ठीक है, चेस्ट में क्रैप्स होंगे, सेट्स ड्रॉप हो रही होंगी, लेकिन बीपी ठीक होता है. और ये 6 आवर्स के अंदर होता है. हालांकि जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है वो विद इन मिनट्स हो जाता है. कहते हैं does facilitated diffusion exhibit a phenomena Vmax. Vmax होती है facilitated diffusion में. उसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल ये आपकी जिस तरह होती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, तो ग्लूकोज जो होती है उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है. फिर आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज के लेवल 200 को क्रॉस करती है, 200 mg पर डेसीलीटर, तो आप लोगों ने एक टर्म यूज करना शुरू की थी कि नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन के अंदर पहले कुछ भी नहीं आ रही थी. ठीक है, एक जितनी ग्लूकोज बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद जैसे ही 200 की रेशियो क्रॉस हुई, फिर क्या होगा कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना शुरू हो गई. वो क्यों आना शुरू होती है यूरिन के अंदर ग्लूकोज? इसकी वजह ये होती है जब 200 के लेवल पर, कि इसको ऐसे वो ग्राफ ड्रा करते होते थे कि शुरू में कोई ग्लूकोज यूरिन में आ नहीं रही, 200 के लेवल क्रॉस होना शुरू हुई तो यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो गई. इसकी वजह ये होती है कि इसको ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं. नॉर्मली जितनी ग्लूकोज एक्सक्रीट होती है ना रीनल ट्यूब्यूल से, ग्लोमेरुलस से, वो सारी की सारी रीअब्सॉर्ब हो जाती है. पीसीटी में हम ये पढ़ते होते हैं कि ग्लूकोज की जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो 100% होती है. तो इसलिए जब भी डिपस्टिक आप करें किसी मरीज की और उसमें ग्लूकोज आ रही हो, तो अगला बेस्ट टेस्ट क्या होगा? उस पेशेंट का? एनीवन? एक 16 साल का बच्चा आपके पास आया, उसकी यूरिन डिपस्टिक की है, ग्लूकोज आ रही है. व्हाट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट? एनीवन? टाइप किया करें आप लोग, जो भी आपके जहन में आता है टाइप कर लिया करें, सो दैट मुझे फायदा हुआ करे कि आप लोगों का बेसलाइन नॉलेज कितना है. गुड, शाबाश. HbA1c. यू विल गो टू चेक फॉर बेसिकली उसका कंट्रोल कैसा है. सीरो पॉजिटिव का मतलब ये होता है एंटीबॉडीज बनाना. ठीक है, जिस आप हेपेटाइटिस सी का टर्म यूज करते हैं, तो HIV के लिए सीरो पॉजिटिव का मतलब है कि वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं. क्योंकि HIV के लिए हमने आजकल एलाइजा 4 स्ट्रेटेजी आ गई, उसमें ये हो गया कि एंटीबॉडीज भी बनती हैं और एंटीजन को भी डिटेक्ट करते हैं, जो कि P24 एंटीजन होती है. तो एंटीजन भी चेक करते हैं और एंटीबॉडीज भी अगेंस्ट HIV चेक की जाती है. बाकी ये कभी कभी आपको ये इसको 4th जनरेशन एलाइजा भी कहते हैं. और एड्स कब कहते हैं? बेसिकली जब CD4 काउंट 400 से 200 से नीचे हो जाए. ठीक है, और ये वैसे फर्स्ट एड से एमसीक्यू उठाया हुआ है कि बच्चों न्यू बोर्न में ना मैटरनल IgG कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव एंटीबॉडी टाइटर्स. तो टाइटर्स एंटीबॉडी के हो सकता है बच्चे में, मतलब अगर माँ को HIV था तो जो बच्चा होगा उसमें IgG वैसे ही पॉजिटिव होगी. अगर आपने उसके सिर्फ एंटीबॉडीज कराए तो वो तो पॉजिटिव आएंगे. तो बच्चे में फिर क्या किया जाता है? PCR करवाया जाता है. ठीक है, HIV-1 का PCR करवाया जाता है, RNA का. प्रिकॉशंस कौन से हॉस्पिटल के वार्ड्स में है और उनकी की एप्लीकेशंस क्या है? 3 मेन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते हैं. या तो आप ड्रॉपलेट्स को प्रिवेंट कर, एक तो कांटेक्ट हो गया. कांटेक्ट में जिस तरह मीजल्स के पेशेंट्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है, या स्किन लीजन्स है, या जनरल वार्ड्स है. एक हो गया ड्रॉपलेट्स, जिस तरह टीबी की वार्ड के अंदर है. फिर एक हो गया एयरबोर्न प्रिकॉशंस. एयरबोर्न के अंदर आपका ये आ जाता है जिस तरह ड्रॉपलेट्स में और एयरबोर्न में इन्होंने वैसे कौन सा लिखा है टिपिकल? एयरबोर्न के अंदर लेस देन 5 मिलीमीटर उसमें टीबी लिखा है, और ड्रॉपलेट्स के अंदर बेसिकली लार्ज जो हो गए 5 माइक्रोमोल से, ये पर्टिसेस, इन्फ्लुएंजा, रुबेला. ठीक है, तो हॉस्पिटल में एक तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस भी होते हैं. कोविड वैसे ड्रॉपलेट्स में ही आता है, और जो एयरबोर्न के अंदर आते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स 5 माइक्रो. वैसे नहीं, कोविड तो इसमें आता है, इसके लिए इसलिए N95 मास्क यूज किया जाता था. और एक होती है बैरियर नर्सिंग, वो उन पेशेंट को दी जाती है जो ट्रांसप्लांट वाले बंदे होते हैं. तो एयरबोर्न जो होंगे उनके लिए N95 मास्क है,
और उनको नेगेटिव प्रेशर रूम, ताकि उसके अंदर सारे ड्रॉपलेट्स वो चले जाएं। कॉन्टैक्ट वाले में आपने गाउन पहन लेने हैं, ग्लव्स पहन लेने हैं, और ड्रॉपलेट्स वाले में सर्जिकल मास्क हो गया इन्फ्लुएंजा, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के पेशेंट के लिए। व्हाट डिटरमिन्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये आपने कल भी पढ़ा था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपोज। अगर मैंने आपको जब का नाइट्रेट्स पढ़ाई थे बताया था कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये डिपेंडेंट होता है वीनस रिटर्न पे। तो जितना किसी पेशेंट का वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा। और ये आपको पता है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। फ्रैंक स्टार्लिंग क्या होता है कि जितना हार्ट स्ट्रेच होगा उतनी ज्यादा उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, उतनी ज्यादा इसकी कार्डिक आउटपुट होगी, लेकिन विद इन लिमिट्स। एक लिमिट से अगर ऊपर चला गया तो ये एप्लीकेशन नहीं होती, फिर वो हार्ट पूरे का पूरा स्ट्रेच आउट होकर, जिस तरह एक रबड़ है ना, आप उसको एक हाथ तक खींचेंगे तो वापस आएगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा खींच देंगे तो वो टूट जाता है। जस्ट लाइक दैट हार्ट के साथ होता है, विद फिजियोलॉजिकल लिमिट्स हम कहते होते हैं। पेशेंट को वाइड कॉम्प्लेक्स की और एस कॉम्प्लेक्सेस हैं ईसीजी में ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसको कहते हैं टोर्सा डी पॉन्डस। बाइजेमिनी पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल बीट हो ना तो उसके साथ एक छोटी सी बीट एक्स्ट्रा आए, फिर पॉज आ जाए, उसको वैसे बाइजेमिनी पैटर्न कहते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बाइजेमिनी पैटर्न में, मतलब ये कि एक कॉम्प्लेक्स बड़ा है, फिर साथ छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास। और ये कहते हैं लाइकली में क्या होगा, टोर्सा डी पॉन्टिस। आपने ना टोर्सा डी पॉन्टिस की एक तो याद करनी है कॉजेज क्या है। तो आप मुझे बता सकते हैं कोई ब्रॉडली कोई एक एंटीबायोटिक जिससे टोर्सा डी पॉन्टिस होता है, कोई एक एंटीबायोटिक। ये लिखी हुई है मैक्रोलाइड से होता है, ठीक है। इसी तरह एंटीसाइकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स कौन सी होती है नोटोरियस जो कि करती है टोर्सा डी पॉन्टिस, कौन सी एक एंटीसाइकोटिक है, एनीवन? हैलोपेरिडोन, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, टोर्सा डी पॉन्टिस ऐसे ईसीजी आती है तो उसका आगे पूछा जाता है एमआरसीपी के लेवल पे, जब आप जाएंगे इंशाल्लाह तो उसमें ऐसे ईसीजी एक ड्रॉ करने के पॉइंट किया होगा। ये ये छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स ऐसे ईसीजी दी होगी, फिर ट्रीटमेंट पूछेंगे, ट्रीटमेंट उसकी क्या होगी, टोर्सा डी पॉन्टिस मैग्नीशियम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, लाइक डायग्नोसिस टोर्सा डी पॉन्टिस है। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है कि एक रिकॉल के अंदर कुछ बच्चों ने यही दोबारा क्वेश्चन जनरेट किया था। जो बुर्गाडा सिंड्रोम होता है ना, इट्स समथिंग डिफरेंट। बुर्गाडा में क्या होता है कि वी लीड V1 से V3 के अंदर ST एलिवेशन होती हैं और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। और ये याद रखिएगा, ये बच्चे ना सडन, इनकी सडन डेथ होती है। सडन डेथ का एक डिफरेंशियल है बुर्गाडा सिंड्रोम, और इसमें जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनका मसला आता है। तो ये इसमें नहीं आता, फिट होता लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी में आपको ट्रिगर्स चाहिए होते हैं बच्चे को फोत होने के लिए, ठीक है। मीन आर्terial प्रेशर जो होता है 50 है, व्हाट एक्सप्लेन द बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस इन्वॉल्विंग द एट्रिक नाइट्रिक पेप्टाइड, यूरिन आउटपुट और थर्स्ट। देखिए, जब भी बॉडी का में बीपी कम होता है ना, तो अगला क्या रिस्पांस होता है, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। बैरो रिसेप्टर से क्या होता है, सिंपैथेटिक सप्लाई एक्टिवेट होती है। ऐसी बात है, सिंपैथेटिक सप्लाई से एक क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, हार्ट रेट ज्यादा होता है। और यही सिंपैथेटिक सिस्टम बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, आपके रेनिन को रिलीज करवाते हैं। वो रेनिन क्या करते हैं, एल्डो रिलीज करवाते हैं। ऐसी बात है, बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 और फिर एल्डोस्टेरोन। पहले एंजियोटेंसिन 2 और फिर एल्डो। तो एल्डो क्या करता है, फर्दर बीपी को ज्यादा करता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। और एंजियो क्या करता है, थ्रस्ट को ज्यादा करता है। तो आपका जो पेशेंट होगा उसमें क्या क्या मैकेनिज्म होंगे, एल्डो की वजह से सोडियम रिटेन हो रहा होता है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाती है, थ्रस्ट मैकेनिज्म स्टिमुलेट होती है,
बाकी आपको ये बात पता है, जब देखिए आपकी बॉडी पहले ही डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो एट्रिक नाइट्रिक पेप्टाइड जो होता है ना ANP, ये जब आपके राइट वेंट्रिकल स्ट्रेच करता है ओवरलोड स्टेट में, ये तब रिलीज होता है। इसका काम होता है बॉडी से डायूरेस करवाना, डायूरेसिस करवाता है ये, ठीक है। इसका काम होता है बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को निकाल देना। तो ये तो स्टेट में आगे ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो इसके लेवल्स कम हो जाएंगे। तो ये आपका एक नॉर्मल चेक करना चाह रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग इज लॉजिकल। व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेटेड वाइन हैव ऑन गैस्ट्रिक सिक्रीशन? वो जो वाइन होती है बेसिकली कंसंट्रेटेड, वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट करती है, ठीक है। अल्कोहल जो है वो गैस्ट्रिक एसिड लो कंसंट्रेशन लो स्टिमुलेट करती है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन जो होती है ना, मतलब जिसमें वाइन कंसंट्रेटेड हो, वो इरिटेंट होती है और म्यूकोसा को डैमेज करती है और पेराइटल सेल के फंक्शन को डिप्रेस कर देती है। दैट इज व्हाई गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड यूजिंग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ठीक है। न्यूबॉर्न पेशेंट है, आप प्रेजेंट किया विद द आर्म, उसका एडक्टेड है, मीडियली रोटेटेड है और एक्सटेंडेड एट द एल्बो। अब ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी, आप जब भी कभी एक्सटेंशन ऑफ एल्बो सिनेरियो में आ जाए ना, आपने फौरन एक चीज याद रखनी है कि कौन सी नर्व एल्बो को फ्लेक्स करती है, ठीक है। एल्बो की फ्लेक्शन कौन करवाता है, एनीवन? कौन सी नर्व करवाती है? मसल तो बाइसेप ब्रेकियाई होता है, तो नर्व कौन सी होती है? मस्कुलो क्यूटेनियस, ठीक है। तो मस्कुलो क्यूटेनियस की रूट वैल्यू है C5 से C6। तो आप अगर आप अगले ये वाली चीजें ना भी आपको याद हो ना, ये मीडियली रोटेटेड और एडक्टेड, लेकिन एक बात याद हो कि एल्बो पे फ्लेक्शन कौन करवाता है, आपके लिए सिनेरियो पिक करना आसान हो जाता है। तो ये अपर टंग ट्रंक का मसला है, क्योंकि आपके पास दो ही है ना, या C5 से C7 का मसला होगा या C8 से T1 का। ये जो होगी अब ड्यूशेन पॉलिसी होगी अपर ट्रंक की, लोअर वाली की बेसिकली क्या होगी, क्लम्प केस होगी। तो इनको डिफरेंशिएट करने का आसान तरीका है, अगर एल्बो एक्सटेंडेड है तो अपर ट्रंक का ही मसला है। डन एंड डस्टेड, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था, एनीवन विद मी जो कि पुरानी क्लासेस में मेरे साथ था उसको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो एबडक्टर्स होती है 0 to 15 डिग्री एबडक्शन कौन कराता है, जल्दी से मुझे बताएं। 15 to 90 डिग्री और 90 से ऊपर ओवरहेड। 0 से 15 कौन करवाता है, सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। 15 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड कौन करवाता है, डेल्टाइड। और 90 से ऊपर कौन कराता है, सिरेटस एंटीरियर। तो इस पेशेंट का जो आर्म एडक्टेड है, मतलब कि आर्म इसकी बिल्कुल चेस्ट के साथ लगा हुआ है, इसकी वजह यह है कि इसके दोनों नर्व सप्लाई उड़ गई हैं, बिल्कुल 0 से 15 ही नहीं जा रहा, इट मीन सुप्रास्पाइनेटस भी उड़ा हुआ है, और ये भी बेसिकली अपर ट्रंक से सप्लाई आती है। तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस का पार्ट आया था, रूट्स होते हैं, रूट्स के बाद सबसे पहले C5 से लेके T1 तक रूट्स है। रूट्स के बाद फिर ट्रंक्स बनते हैं, एक अपर ट्रंक है, एक लोअर ट्रंक है। फिर ट्रंक्स के बाद डिवीजन होती हैं, मीडियल डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, मीडियल डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, दरमियान वाले किसी मीडियल होती है। ये मिल के फिर आगे अब नर्व्स बनती है, फिर कॉर्ड्स बनती हैं, आखिर में ब्रांचेस होती हैं। विच पॉइंट्स वाले का आप कह रहे हैं? तो इसमें ये तो आपका बेसिक्स का है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज का अपर ट्रंक में, अच्छा हाँ, इसमें अब ये क्या होता है कि वो आर्म का एडक्शन आपको समझ आ गई, इंटरनली रोटेटेड क्यों हो गया, कि इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस बेसिकली आपके आर्म को इंटरनली रोटेट करता है, इंफ्रा, और जो एक्सटर्नली रोटेट करता है वो टीरिस माइनर होता है।
तो अपर ट्रंक में ये वाले सारे मसले आते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्टर्स अगर आप कह रहे हैं तो उसमें क्रम्पकीज पाल्सी लो ट्रंक की होती है, उसमें हैंड्स में मसले आते हैं, एल्बो पे कोई मसला नहीं आता। टोटल ब्रेकियल पाल्सी में पूरे का पूरा लिम्ब एंटायर फ्लेक्सड होता है। रेडियल नर्व की जब भी इंजरी होती है उसका काम होता है वो रिस्ट ड्रॉप चला जाता है, उसमें फ्लेक्शन वैक्शन का कोई मसला नहीं होता है एल्बो पे। तो ये आज दुशेन पॉलिसी जो होती है बेसिकली कॉजेस तो इसकी ये या शोल्डर पे कोई लियन हो या फॉर एग्जांपल ब्रीच डिलीवरी हो, तो इसमें क्या होता है C5 C6 उड़ जाती है। तो C5 C6 से डेल्टाइड भी उड़ता है, सुप्रास्पाइनेटस भी, बाइसेप भी, इंफ्रास्पाइनेटस भी और सुपिनेटर भी, क्योंकि ये सारे यहाँ से आ रहे हैं। अगर आपको नर्व्स की मैं बात करूं तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व उड़ जाती है, एक्सिलरी नर्व उड़ जाती है, ठीक है, और सुप्रास्पाइनेटस नर्व उड़ जाती है। तो यही आप याद रखें, एक्सिलरी डेल्टाइड को सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस जो होती है वो बाइसेप को सप्लाई करती है और सुप्रास्पाइनेटस को नर्व तो सुप्रास्पाइनेटस होती है बेसिकली। और बाइसेप ब्रेकियाई का ही काम होता है बेसिकली। बाइसेप क्या दो काम करता है, बाइसेप के दो काम बॉडी में क्या है, एक तो फ्लेक्शन हो गया, एक प्रोनेशन भी करवाता है ये, ठीक है। सो नहीं, प्रोनेशन ही सॉरी सुपिनेशन करवाता है, सॉरी सॉरी सुपिनेशन। इसीलिए क्लम्पकिंस पाल्सी में क्या होता है आर्ब्यूशेन के अंदर, जब मस्कुलोक्यूटेनियस उड़ती है तो उसकी वजह से एल्बो क्या हो जाती है, एल्बो ने नॉर्मली उसे फ्लेक्स कराना था तो एक्सटेंड हो जाती है। फिर डेल्टाइड के उड़ने की वजह से क्या होता है, एडक्टेड आर्म हो जाता है। और बाइसेप की वजह से क्या होता है, बेसिकली एल्बो पे एक तो एक्सटेंडेड होती है और एक प्रोनेटेड हो जाती है, पीछे की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि सुपिनेशन वाला काम मुड़ जाता है। ये तो एक आपका बेसिक्स के लेवल पे एमसीक्यू इस तरह का वैसे आप पता नहीं है। शोल्डर की मीडियल रोटेशन कौन करवाता है रोटेटर कफ के अंदर, वो बेसिकली सबस्कैपुलरिस। वैसे तो शोल्डर इसके मसल्स इन्वॉल्व इन मीडियल रोटेशन शोल्डर के, उसमें एक तो सबस्कैपुलरिस है, पेक मेजर, टीरियस मेजर, लैट्स है और एंटीरियर डेल्टाइड के फाइबर्स हैं। लेकिन इसमें जो रोटेटर कफ है उसका निमोनिक है सिट्स। सिट्स में क्या क्या है, सबस्कैपुलरिस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, टी से टीरियस माइनर और एस से सुप्रास्पाइनेटस। तो इसमें जो करवाता है बेसिकली मीडियल रोटेशन वो सबस्कैपुलरिस है, ठीक है। जो इंफ्रा है इसको कुछ लोग आई लिखते होते हैं। आई का मतलब क्या है बेसिकली, आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरियस माइनर, इन चार मसल में से ये दोनों करवाते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। जो मीडियल रोटेशन है वो आपका, या फॉर एग्जांपल जो आपकी वो सबस्कैपुलरिस। तो स्किट्स को याद रखने का तरीका आसान क्या है, जो इसका दरमियान वाले दो है इंफ्रा और टीरियस, ये एक्सटर्नल रोटेट करवाते हैं, सबस्कैपुलरिस है वो मीडियली रोटेट करवाता है, और जो सुप्रास्पाइनेटस है वो एबडक्शन करवाता है। दिस इज अ वेरी हाई एंड कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। एबडक्शन को 0 से 15 डिग्री कौन कराता है, 15 टू 90 डिग्री कौन कराता है, और 92 से ऊपर कौन कराता है। तो 0 से 15 सुप्रास्पाइनेटस होता है, और इसकी नर्व सप्लाई है नर्व टू सुप्रास्पाइनेटस जो कि अपर ट्रंक से आती है। तो मैं ये बार बार आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ये इतने आसान हो जाती है एनाटॉमी कि देखो 0 से 15 करवाने वाला मसली अगर उड़ जाए तो क्या मरीज का हाथ बाहर जा सकेगा, एबडक्शन होगी? नहीं होगी ना। तो उसका हाथ नॉर्मली क्रम्पीज हर पालसी के अंदर बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होता है लिम्ब के। तो यहाँ से पिक हो जाता है कि दिस इज द अपर ट्रंक पालसी, ठीक है। पेशेंट रिप्रेजेंट किया दिस फंक्शन टिबियालिस एंटीरियर का, टिबियालिस पोस्टीरियर का। कहता है विच फंक्शंस आर इंपेयर्ड एंड विच नर्व्स आर इन्वॉल्व। तो टिबियालिस एंटीरियर जो होता है वो डीप पेरोनियल नर्व जो बेसिकली होती है डीप फिबुलर नर्व, उससे सप्लाई होता है। और आपको मैंने याद कराया था पैड और टिप। पैड से याद रखे पेरोनियल नर्व जो होती है ना, पेरोनियल, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सुपरफिशियल होती है, एक ये डीप पेरोनियल होती है।
और ये FCPS का पेट क्वेश्चन है। इसके काम क्या होते हैं? पेरोनियल के पी से पेरोनियल, ई से ये करवाती है ई वर्जन ऑफ फुट, और डी से डोर्सिफ्लेक्शन। आप लोग सारे इस वक्त बैठे हुए ना, अपने पाँव को ऊपर की तरफ मूव करें। ये जो आपका पाँव डोर्सिफ्लेक्स हुआ है ना, और फिर अपने पाँव को अंदर की तरफ मूव करें, इनवर्जन उसकी ईवर्ड सॉरी अब बाहर की तरफ। तो ये काम आपकी पेरोनियल नर्व करवाती है। अब आप लोगों में से कोई एक बच्चा मुझे बताए, कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है वो किस जगह सबसे कॉमनली इंजर्ड होती है? कॉमनली शाबाश, नेक का फिबुला पे। ठीक है, जब शाबाश नेक का फिबुला पे ये इंजर्ड होगी तो क्या प्लांटर फ्लेक्शन होगी? क्या प्लांटर फ्लेक्शन होगी? नो। सो क्या होगा? सॉरी, डोर्सिफ्लेक्शन। ऊपर की तरफ जाने की बजाय फुट क्या हो जाएगा? आपका फुट अगर ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे चला जाएगा, तो फुट ड्रॉप हो जाता है। मेरी क्लास में इस वक्त 10 बच्चे हैं, सबको ये बात समझ आ गई है? फुट ड्रॉप की वजह क्या होती है कॉमन पेरोनियल में? कभी कोई भूलेगा? शाबाश, गुड। अब आप आओ टिबियल नर्व पे। टिबियल का निमोनिक क्या है? टिप। टी से टिबियल, आई से ये करवाता है इनवर्जन, और पी से प्लांटर फ्लेक्शन। अब आप सारे अपने पाँव को नीचे की तरफ मूव करो। जो आप चलते हो, प्लांटर फ्लेक्शन होती है ना, तो ये कौन सी नर्व कराती है? टिबियल। सो अगर आपका पाँव नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ रहता है, तो अब इसका आसान तरीका क्या होता है? आप मुझे खुद बताओ। एक मरीज है, ये पाँव है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप कहते हो कि यार आप अपनी ना उस पे जो होती है एड़ी, ठीक है, एड़ी के ऊपर चल के दिखाओ। एड़ी पे जब चलेगा तो डेफिनेटली डोर्सिफ्लेक्शन होगी, उससे एड़ी से चलने नहीं होता। तो आपके ख्याल में किधर मसला होगा? कौन सी नर्व उड़ी हुई है, टिबियल या पेरोनियल? अगर कोई मरीज हील पे चल नहीं पाता, अनएबल टू वॉक ऑन द हील, खुद कोशिश करे ना हील पे चलने की कोशिश करे, तो आपके फुट किस तरफ क्या है? डोर्सिफ्लेक्स हुआ है, ऊपर की तरफ आया है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? कौन सी नर्व उड़ी है? आप फौरन पैड को देख लें। तो डोर्सिफ्लेक्शन उड़ गई तो पेरोनियल नर्व का मसला है, नॉट बेटा, नॉट टिबियल। टिबियल में क्या होगा? आप एक पेशेंट को कहो टिप ऑफ द टोज पे चलो, टिप ऑफ द टोज। जब वो टिप ऑफ द टोज पे चलने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होगा? टिप ऑफ द टोज में प्लांटर फ्लेक्शन होगी, तो वो अनएबल अगर टिबियल नर्व का मसला है। ठीक है, तो ये नीचे वो लिखा हुआ है टिबियल क्या करवाती है पेरोनियल। लॉरी had a bicep damage which structural injury is likely involved. Proximal long had a bicep tendon injury है, वो often associated with tendinopathy और rupture के साथ। ये तो वेग सा सिनेरियो था कोई। जैसे ये स्टेबिलिटी ग्रूव के अंदर देखने के लिए ना यार्गसन टेस्ट किया जाता है बाइसेप मसल का। 50 52 ईयर ओल्ड वुमेन है, इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज है, पर्टिकुलरली जब लॉफ करती है, तो बेसिकली ब्लैडर है ना, तो ब्लैडर का यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्फिंक्टर इतना अच्छा नहीं रहा तो इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसका तरीका ये होता है, आप कीगल एक्सरसाइज पेशेंट को करवाते हो, उससे काम ना चले तो फिर आप उसको बेसिकली स्फिंक्टर को डायलेटर्स भी दे सकते हो, सॉरी, जो कि ये जो आपका होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर सर्जरीज फिर आप करते हो उसकी। एक टर्म होती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है ब्लैडर टू मच कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है टिपिकली ड्यू टू डिक्रीज अवर एक्टिविटी की वजह से। इस केस में ये होता है कि आप इस पेशेंट को दोगे एंटी मस्कुरेनिक, ठीक है, क्योंकि एंटी मस्कुरेनिक ब्लैडर की अर्जेंसी को कम करेंगे। कौन सी एक टिपिकल ड्रग है जो कि मरीज को वॉशरूम बहुत ज्यादा जिससे आता है? मस्कुरेनिक एगोनिस्ट होती है ना, उसका नाम क्या है? पोस्ट आप यूज करते हैं, किसी को पता है?
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ना कहते होते रहे हमारे सर जब पढ़ाते थे, तो जिस बच्चे को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अच्छा आ गया ना, उसकी डॉक्टरी सबसे पीक पे जाती है। जी बच्चों, कोई बता सकता है कौन सी एक ड्रग है मस्कुरेनिक एगोनिस्ट जो कि यूज होती है अगर ब्लैडर आपका ओवर। अब देखो, मस्कुरेनिक एगोनिस्ट का काम होता है आपको बाथरूम में लेके जाना, इससे याद रखो। ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ये जो टर्म होती है ना, फ्लैसिड ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जिसमें ब्लैडर बिल्कुल रिलैक्स पड़ा हुआ होता है, इतना डायलेटेड सा। अब इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, इसमें आप ये ड्रग यूज करती हो। इसका नाम क्या है? इससे आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाकियों को आ रही है। सबको आवाज नहीं आ रही? या सिर्फ एक मोहम्मद अली को आवाज नहीं आ रही? अच्छा मोहम्मद अली, आप अपना नेट चेक करो ना, माइट भी आपके नेट में कोई इश्यूज हो। बारिश, अगर बारिश शायद उस वजह से। तो मस्कुरेनिक एगोनिस्ट जो बथेनिकोल होती है ना, ये बाथरूम में लेके जाती है। ठीक है, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में, फ्लैसिड ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में रहते हैं। लेकिन जो एक एंटी मस्कुरेनिक है जो कि अर्जेंसी के केस में यूज होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेसिकली, किसी को नाम उसका पता है? डेरिफनासीन, सोलिफनासीन, शाबाश, ये यूज होती है। पी आर इंटरवल बेसिकली कोरिस्पॉन्ड टू विच पार्ट ऑफ कार्डिक कंडक्शन। ये इम्पल्स का बेसिकली जो पी आर इंटरवल होता है ना, पी आर इंटरवल, ये बेसिकली इम्पल्स का एवी नोड से वेंट्रिकल्स के जाने के टाइम को बता रहा होता है। जिसलिए पी आर इंटरवल अगर ज्यादा होगा तो दरमियान में इम्पल्स ज्यादा रुकेगी, ब्लॉक्स में चला जाता है। ब्लड सैंपलिंग में बच्चों में ज्यादातर कौन सी यूज होती है? फेमोरल वेन यूज होती है। डोर्सालस पीडियस आर्टरी, आर्टरी कहाँ से है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी से आती है। ये एक्सटेंसर हॉलिसिस का जो लॉन्गेस्ट का टर्नर होता है उसके साथ जा रहा होता है, और ये प्लांटर आर्च बनाती है। और ये 3 से 5% लोगों में कंजेंटली एब्सेंट भी होती है, लेकिन आपने हर एक में एब्सेंट नहीं समझनी, क्योंकि जब भी आप फील करते हैं आपको नहीं महसूस होती। मैन एक्सपीरियंसेस हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड, what cellular process is the most directly activated due to decreased oxygen availability? तो वो एपोप्टोसिस होता है बेसिकली, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काम होता है। सिस्टेमिक हाइपोक्सिया होता है, उससे वेंटिलेशन ट्रिगर्स होती है, और बॉडी में 2-3 वासोग्लिसनोड, मतलब बॉडी का एक एक फिनोमेना है कि जब भी सैट्स ड्रॉप होती हैं तो बॉडी, ये मैकेनिज्म होता है कि 2-3 वासोग्लिसनोड को ज्यादा करती है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन डिलीवरी को इम्प्रूव करने के ये मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर इनहेरेंट। ठीक है, एक और काम क्या होता है कि और ऑक्सीजन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? साइटोक्रोम सी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। आपने पढ़ा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फिर पूरा का पूरा सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जब साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, वो कैस्पेसिस को एक्टिवेशन करता है। दीज आर द एक मैकेनिज्म है बॉडी का, प्रोग्राम सेल डेथ का, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एमआरसीपी में आता होता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या होती है? ये मरीज जब फौरन ऊपर जाना शुरू होते हैं तो ऑक्सीजन अगर आप दें और एसिटोसोलामाइड की टैबलेट दें, ठीक हो जाती है। इसलिए जब भी आपने स्कर्दू जाना हो, दरमियान में ना रात का गान उठ लें, फिर आराम से ऊपर जाए ना। अगर अल्टरमेंटल स्टेटस एटेक्सिया स्टार्ट हो जाए तो फिर उसमें आप सस्पेक्ट करते हैं कि अगर पेशेंट का जीसीएस ड्रॉप होना, तो ये सेरिब्रल एडीमा होता है। अब ये कोई एक बच्चा था जिसको इस तरह का सिनेरियो उसने किया है कि रिकॉल था उसका, कि फिजिकल सिनेरियो था, रिकॉर्डियल एसेसमेंट अंडर द हार्ट। ये हमें भी आता होता था कि हार्ट, दिल के पीछे हार्ट डाला हुआ है सर्जन ने, तो वो जगह कौन सी होगी? दैट इज लाइकली ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस होता है। ये पुराना एमसीक्यूज है। वुमेन हैव सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन
एक्सपीरियंस कर रही है, व्हिच हार्मोन में भी रिस्पॉन्सिबल। तो बेसिकली अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो पिट्यूटरी से एफएसएच नहीं आ रहा, ठीक है। और क्योंकि इसकी वजह ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक्सोजेनसली अगर वो एस्ट्रोजन ले रही है ना, तो एस्ट्रोजन फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एफएसएच कम हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव से यही होता है। पेशेंट को प्रोफ्यूज डायरिया विच पैथोजन कॉमनली एसोसिएटेड। अच्छा, अब ये ना अ, थोड़ा सा अजीब सिनेरियो है इसमें। कौन सा डायरिया है? अगर तो ब्लडी है उसके बाद जोर है, अगर वाटरी है उसके बाद जोर है। अगर आपको वाटरी आया सिनेरियो में तो फिर आप उसमें सोचेंगे विब्रियो कॉलरा सोच रहे। अगर आपको ब्लडी आता है तो ये इसमें कैम्फाइलोबैक्टर भी हो सकता है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा सिनेरियो लगा है, इतनी सी स्टेम पे आप डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर कोई हिस्ट्री दी हो, क्योंकि ये ज्यादातर होता है कंटेमिनेटेड पोल्ट्री से या ये चिकन खाने से, ठीक है, और ये ब्लडी होता है। और ये स्टेम भी थोड़ी सी वेग सी बच्चों की। लेकिन कैम्फाइलोबैक्टर का जो एक और सिनेरियो आता होता है, अक्सर इसका सिनेरियो ऐसे होता है कि इसके साथ एसोसिएशन है जीबीएस की। जिन मरीजों को ये वाले बग से इन्फेक्शन होता है ना, उसके बाद उनको जीबीएस रेनेंस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर जिजनम का क्या है? उसमें आर्केड्स कम होते हैं और लॉन्ग वेजारेक्टा होते हैं, लंबे लंबे वेजारेक्टा, आर्केड्स छोटे छोटे, और मेजेंट्री भी कम होती है कंपेयर टू बेसिकली ड्यूडिनम। ठीक है, ये देखिए, वेजारेक्टा लार्ज होंगे, फ्यू आर्केड्स होंगे, फैट कम होगा। और इलियम के अंदर बेसिकली शॉर्ट वेजारेक्टा होंगे, आर्केड ज्यादा होंगे लेकिन फैट भी ज्यादा होगा। और इलियम में एक और चीज होती है, पायर पैचेस भी होते हैं। पेशेंट अंडरगो रिसेक्शन 100 सेंटीमीटर ऑफ जेजनम। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर 100 सेंटीमीटर तक आपने जेजनम काटी है तो इलियम काम कर लेगी, ठीक है। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटकम। अब ये थोड़ा सा ना अजीब सा है, कि इसको पढ़ने से पहले नीचे आप पढ़ ले। जेजनम की क्या है? रिजर्व कैपेसिटी है। इलियम उसको कंपनसेट कर लेगी अगर आपने 100 सेंटीमीटर तक जेजनम काटी है। लेकिन शॉर्ट बाउल सिंड्रोम तब होता है अगर लेस देन 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिमेन, स्पेशली इफ इलियर रिसेक्शन। मतलब कि अगर किसी मरीज की पूरी आपने जेजनम भी काट दी और जेजनम के साथ इलियम भी काट दी और लेस देन 100 सेंटीमीटर आपकी बावल रह गई है, तो फिर उन मरीजों में शॉर्ट बावल सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम, डायरिया सब कुछ होता है। तो इसलिए याद रखना है कि लेस देन अगर 100 या 200 से कम अगर सेंटीमीटर तक स्मॉल बावल रह जाए तब पेशेंट को डायरिया होता है। अब ये आप देखिए ना, स्टेम में वेग सी है कि अपने 100 सेंटीमीटर तक काटी है, तो आउटकम क्या होगी? डायरिया नहीं होगा क्योंकि इलियम उसको कंपनसेट कर लेगी। तो 200 सेंटीमीटर कहते हैं रिजेक्टिंग अप टू में बी कंपनसेटेड लो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड फॉर शॉर्ट बावल सिंड्रोम। मतलब ये कह रहा है कि 280 सेंटीमीटर तक आप स्मॉल बावल को काट सकते हैं। 280 से अगर ज्यादा आपने काट दिया तो रिमेनिंग एरिया लेस देन 100 से 200 की रेंज में होगा, जिससे शॉर्ट बावल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये एक ही सिनेरियो के अंदर दो तरह के क्वेश्चन इन्होंने पुट कर दिए हैं। ग्रेनुलोमा में क्या क्या होता है ये मैंने बड़ी दफा बताया। दरमियान में क्या होता है? फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है, सॉरी, दरमियान में केसियस नेक्रोसिस। आगे पीछे क्या होता है? एपिथेलियाइड सेल्स होते हैं। फिर क्या होते हैं? छोटे छोटे लिम्फोसाइट्स पड़े होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो एपिथेलियाइड सेल्स होते हैं ना, ये क्या रिलीज करते हैं? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। जिससे क्या होता है? बेसिकली आपके जो अ, होते हैं बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल्स, दे रिमेन स्टिमुलेटेड। बॉडी का एक मैकेनिज्म आता रहता है, मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था कि नॉर्मली ये मैक्रोफेजेस है ना, ये रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 12। उससे क्या होता है? टी हेल्पर बेसिकली वन सेल स्टिमुलेट होते हैं। फिर टी हेल्पर वन जो है वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गैमा। उससे मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एपिथेलियाइड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं।
तो ये जो एपिथेलियाइड सेल्स है ये बेसिकली रिलीज करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। इसका काम क्या होता है? बेसिकली ग्रेनुलोमा को इंटैक्ट रखना। ये इतनी हाई यील्ड बात है, ये आपको एज अ पीजीशिप बहुत हेल्पफुल होगी। क्यों? हर स्टेप की एक सिग्निफिकेंस है। ये जो आपके पास होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले मरीज, उनको आप यूज करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स। किसी एक दवाई का नाम बताएं मुझे, टीएनएफ इनहिबिटर्स में से कोई भी एक दवाई आपने पढ़ी होंगी। यार कोई भी दवाई आपने नहीं देखी हॉस्पिटल्स में कभी भी? कभी भी कोई बायोलॉजिकल किसी एक बच्चे ने भी नहीं देखी? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स, एनीवन? इंटरनेट से देख लो। इनफ्लिक्सीमैब, नहीं इनफ्लिक्सिब नहीं आती, एटनरसेप्ट आती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये जब ग्रेनुलोमा को बेसिकली वीक कर देती है, तो बीच में जो टीबी पड़ा होता है ना दरमियान में, वो डिसमिनेट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी किसी मरीज को ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा स्टार्ट करवानी होती है, उससे पहले टीबी का टेस्ट करवाते हैं। ये बेसिकली इसमें ग्रेनुलोमा में सब चीजें होती है, जॉइंट सेल्स भी होते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, केजियस नेक्रोसिस भी होती है। विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस कॉमनली सी लिवर इंजरी के अंदर? तो लिवर, क्योंकि इसमें वेस्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज होती है, जिधर भी वेस्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, बेसिकली एसिडोसिस होगी, तो बॉडी में प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाती है, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। mass is found in the left atrium of the heart। तो डायग्नोसिस एक ही इसका होता है बेसिकली। अगर तो पॉलिप साथ दिया हो तो ज्यादा डायग्नोसिस होता है। इसमें डायस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक है, डायस्टोलिक मर्मर, तो ये एट्रियल मिक्सोमा होता है। और इसका फीचर क्या होता है? इससे रिकरेंट पेशेंट को स्ट्रोक्स होते हैं, अक्सर सिनेरियो में ये आता है। ठीक है, इसको बाल वाल इफेक्ट भी होता है। माइट्रल वाल को जब बंद करते हैं तो फिर डायस्टोलिक मर्मर आता है। पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, तो कौन सी वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को बेसिकली हाई रिस्क है पेशेंट, तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज और डायबिटीज हो तो उस पेशेंट को, अब देखिए ना, डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? पूरी पूरी जो आपकी एंडोथेलियम होती है वो एरिथ्रोजेनिक हो जाती है, वहां पे छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और आपने एक टर्म यूज की होगी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज आर्टरी में होता है, इसलिए इसमें आर्टियल डॉपलर करवाना है, वीनस डॉपलर नहीं करवाना होता। अक्सर मतलब एज अ हाउस ऑफिसर आपसे ये गलती हो जाती है। मरीज आपके पास आते हैं, ये मेरे पास भी है, जब मैं एमओ था तो पेशेंट आते थे तो हम कंफ्यूज होते थे किसका वीनस कराना है किसका आर्टीरियल कराना है। जब आप क्लॉडिकेशन सस्पेक्ट करें कि मरीज चलता है और उसको पेन होती है, उसमें आपने आर्टीरियल डॉपलर करा। पेशेंट को पोस्टमार्टम फाउल स्वेलिंग होती है, यूट्राइन टेंडरनेस है, बुखार भी साथ हो रहा है, आप सस्पेक्ट करें एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गया एंडोमेट्रियम, बाकी चीजें ना सस्पेक्ट इस तरह आ नहीं रही। अच्छा, ये जो सेप्टिक होता है ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसमें फीवर होता है लेकिन ये पेशेंट थोड़ा सा सेप्टिक होता है, टॉक्सिक होता है, तो एंडोमेट्राइटिस थोड़ा सा सेफ जोन होता है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इज टोटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन सिनेरियो है, ये तो एक वेग सा। ये क्या होता है? ये जो होता है बेसिकली, ये कोरियमनाइटिस होता है डिलीवरी से पहले, उसको तो मिस ही करा दे। जो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इसका होता है एक निमोनिक पूप। पूप क्या होता है? पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मरीज की ये लेग है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लेग आपके सामने पड़ी हुई है, होगा क्या कि लेग में ना इस जगह पे डिस्कलरेशन होगी थोड़ी सी इधर, आप मरीज को ना इस जगह दबाएंगे, मरीज चीखे मारेगा। आप कहोगे यार मैं इसको दबा
इतना डिस्टल जगह पे रहा हूँ और दर्द इसको हो रहा है, हालांकि डिस्कलरेशन तो इस जगह पे है, मैं तो दबा ही नहीं रहा इस जगह से। तो ये जो जिस पेशेंट को आप दबाएं किसी और जगह पे उसको पेन हो रहा हो, इसको कहते हैं पेन आउट ऑफ प्रपोर्शन। ये होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में, क्योंकि आप देखिए आपकी लेयर स्किन की क्या होती है, सबसे ऊपर स्किन होती है, उसमें एपिडर्मस होती है, फिर डर्मस होती है, फिर आपके पास सबक्यूटेनियस फैट आता है, ठीक है, फिर आपके पास बेसिकली मसल्स आते हैं और फिर बोन होती है। डेविडसन की फेवरेट वो पिक्चर होती थी। तो जब आपका इन्फेक्शन होता है ना एपिडर्मस में, उसको आप कार्बंकल, फ्रंकल, शंकल ये कहते हैं। जब होता है डर्मस के अंदर आता है तो फिर क्या होता है, या इसको एक और टर्म होती है एरिसिप्लस, एरिसिप्लस कहते हैं। जब ये डर्मस में आता है ये सेलुलाइटिस हो जाता है। जब ये आपके सबक्यूटेनियस फैट टिश्यूज को इन्वॉल्व करता है और साथ मसल्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, तो इसको क्या कहते हैं, फेशियाइटिस। वैसे ये फेशिया तक अक्सर रहता है, मायोनेक्रोसिस से कम होती है, तो इसको कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। और जब ये बोन को इन्वॉल्व कर ले तो इसको ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। बच्चा उसको एपिस्टेक्सिस है, कॉमन टेस्ट पहला क्या करेंगे, पहले तो रूल आउट करें लोकल पैथोलॉजी, उसके बाद आप उसकी कोगुलेशन करो। ब्लड सीपी कराए, आईटीपी तो नहीं है, प्लेटलेट्स काउंट तो नहीं कम उसका, उसके बाद कोगुलेशन कराएंगे। पेशेंट को मैंडिबुलर एडमस का फ्रैक्चर है और लॉस ऑफ सेंसेशन है लोअर टीथ में, तो कौन सी नर्व अफेक्ट होगी, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व लाइकली। पेशेंट को एनीमिया है, टीएलसी और प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल है, तो अप्रोप्रिएट टेस्ट क्या होगा, अगर पेशेंट का एनीमिया है और प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल कम, तो पैक मैनेजमेंट के लिहाज से अगर 7 से नीचे एचपी हो ना, आप इसको ट्रांसफ्यूज करना होता है, ठीक है। और ये वैसे एक आ सकता है आपको, एक जो आप पैक रेड ब्लड सेल लगाते हैं ना, उससे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मिडिल ईयर में एयर इज प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म द मीडियल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। तो ये मिडिल आपने पढ़ा था उस दिन, मैंने आपको बताया था, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर है दोनों तरफ, ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल ईयर है, फिर ये कॉक्लिया, शॉकलिया और इनर ईयर है, इसके दिमाग में कनेक्शन जाते हैं। अब जो इसकी मीडियल वॉल होती है, आप खुद सोचें इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये कॉकलिया, शॉकलिया और ये सारी चीजें हैं। इसमें प्रोमोन्ट्री होती है और ओवल विंडो होती है। जो ऑडिटरी ट्यूब होती है ना, यूस्टेशियन ट्यूब, ये बेसिकली आगे की तरफ होती है एंटीरियरली। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेटरल साइड पे होती है। मेस्टाइड एंट्रम पोस्टीरियरली होता है। ये इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं। ऐसे अगर आप मैं एक ड्रा करके बताऊंगा डॉक्टर नजीब की तरह, थोड़ा सा, वो बहुत अच्छे डायग्राम ड्रा करता था, उसकी तरह ड्रा तो नहीं कर सकते। ये इसके आगे है एंटीरियरली, तो आगे की तरफ से यूस्टेशियन ट्यूब जा रही होती है, पीछे की तरफ से ऐसे मेस्टाइड, पहले एंट्रम होता है फिर पीछे मेस्टाइड पड़ा होता है, सेरिबेलम भी पीछे पड़ा होता है। मीडियली जो होता है वो इनर ईयर होता है और लैटरली जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर होता है। ये पता है इतने हाई ईयर कॉन्सेप्ट है, ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है, किसी को पता है? ऊपर क्या होता है मिडिल ईयर के? ऊपर तो मुझे भी नहीं याद, नीचे याद है कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है। तो ये जो मीडियल वॉल होती है उसमें प्रोमोन्ट्री होती है, तो ओवल और राउंड विंडोज होती है। ओवल विंडो जो होती है उसमें स्टेपीज की फुट प्लेट होती है और राउंड विंडो जो होती है वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए होती है। ये अगर उसकी वॉल है ना, उसमें एक ओवल विंडो होती है, एक ओवल ऐसे होगी ना, ऐसे, और एक राउंड होती है। ओवल में स्टेपीज होती है, राउंड जो होती है इसका काम बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड को, प्रेशर को रिलीज करना। और यही वो ओवल विंडो होती है जिसमें ओस्टियोस्क्लेरोसिस होता है, तो पेशेंट को क्या होता है, उस डिजीज को क्या कहते हैं, इसकी फिक्सेशन जब होती है, ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ऑटोस्क्लेरोसिस इसी का होता है।
टेकेफाइलैक्सिस बेस्ट डिस्क्राइब क्या होता है कि एक ड्रग है, उसको बॉडी अफेक्ट उसका रैपिडली लूज हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ इफेक्ट टू अ ड्रग, ये ज्यादा नाइट्रेट्स को होता है। इसीलिए आपने फिर नाइट्रेट्स पे क्या करना होता है, 8 घंटे आप ऐसे देते हैं जिसमें पेशेंट 8 से 10 घंटे जिसमें नाइट्रेट्स ना रहे, तो नाइट्रेट्स की डोज इसलिए आपने देखा होगा बीडी में होती है, कार्डिनेट देखिए ना, कार्डिनेट की टैबलेट। Describe a typical scenario that suggests Marfan syndrome in a broad style vignette. अच्छा, मॉर्फन क्या होता है, एक तरफ में रेक्नोडिक्टली होती है, रेक्नोडिक्टली क्या होती है, थिन और लंबी लंबी फिंगरें। फिर इस पेशेंट में क्या होता है, मॉर्फन के अंदर वो रेक्नोडिक्टली पेक्टस एक्सकवेटर, चेस्ट की डिफॉर्मिटीज, जॉइंट हाइपरमोबाइल होते हैं, हार्ट में मरमर होता है इनका, ठीक है। तो टिपिकल स्टडी होता है, टॉल बच्चा है, टॉल लीन बॉय, और इसमें जी हार्ट में मरमर है, सिस्टोलिक मरमर, माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स होता है, तो वहां से आपको पिक कर लेते हैं टिपिकली। इसका एक डीडी होता है होमोसिस्टिन्यूरिया, उसमें क्या होता है और इसमें फर्क होता है दोनों में लेंस का। जो होमोसिस्टीन वाले बच्चे होते हैं ना, इनका लेंस नीचे मीडियल साइड पे, नोज वाली साइड पे डिसलोकेट होता है, मॉर्फन वालों का टेम्पोरल साइड पे होता है, ठीक है। क्लोरोप्रोमाजोन जो होती है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, D2 ब्लॉकर है, वैसे तो ये एंटीसाइकोटिक भी है, ये कि वॉमिटिंग में भी यूज होती है, लेकिन सिडेटिव्स है। पेशेंट को पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है, इंटरमिटेंट फीवर है, लिम्फ नोड में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स है, CD15 और CD30 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये टिपिकल सिनेरियो हॉजकिन लिम्फोमा का है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आ जाए ना, तो नजीब कहते होते थे दिस इज टिपिकल हॉजकिन। P52 ट्यूमर सप्रेसर जीन का बेस्ट कौन कर रहा है, डिस्क्राइब फंक्शन। P53 क्या करता है बेसिकली, ये जो आप लोग का कीमोथेरेपी ड्रग्स नहीं होती, पता है किसी को, कीमोथेरेपी ड्रग्स की क्या करती हैं, ये इसी P53 को स्टिमुलेट करती हैं कैंसर सेल के अंदर, और उसको क्या करती है, रेस्ट कर देती हैं और एपोप्टोसिस करवाती है। तो आप लोगों ने ना एक बात नोट की होनी है, जिन जिन ट्यूमर्स में P53 की म्यूटेशन हो ना, P53, पता है उसका क्या होता है, पुअर प्रोग्नोसिस, इसी वजह से पुअर प्रोग्नोसिस होता है। आप उन मरीजों को कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। मेरी बात समझी आप लोगों ने या सो गए हैं? हेलो, आर यू पीपल विद मी, आर स्लीपिंग? Which nerve is responsible for sensation of the mobile phone vibration? तो वाइब्रेशन के लिए डोर्सल कॉलम की सेंसेशन होती है। डिस्ट्रोफिन का किसने कोई सिनेरियो किसने पिक किया होना है, ये वैसे डिस्ट्रो DMD तो कुछ भी होता है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, मैंने उस दिन इसका मरीज भी देखा है। ड्यूशेन क्या है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये ज्यादातर बॉयज में होता है। इसमें होता ये है कि ये सेल है ना, सेल के अंदर ना कुछ इंटरसेलुलर प्रोटीन्स होती है, वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, आप ये कह रहे हैं, या इंटरसेलुलर प्रोटीन्स हैं, वो थ्रू एंड थ्री सेल में ब्रेन से गुजरती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ ना सेल को अटैच रखती हैं, ये इनका काम होता है। जब भी डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है ना, तो ये वाली जो प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये काम करना छोड़ देती है। तो ब्रॉड रेंज ऑफ सिम्टम्स आते हैं मरीज में, जिसमें स्पाइन में स्कोलियोसिस होता है, इनका फ्लैट फीट होता है, रिफ्लेक्सेस इनके एब्सेंट होते हैं। ये बच्चे जो डिशीन वाले होते हैं ना, बचपन में प्रेजेंट करते हैं, और इनमें एक साइन होता है, किसी को साइन का नाम पता है, काफ की हाइपरट्रॉफी होती है। ये जमीन से जब उठते हैं तो ये हिप के मसल्स इनके काम नहीं ना कर रहे होते, गॉवर साइन, शाबाश गॉवर साइन, इनमें गॉवर साइन होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। जो राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये तो एक और रिसेप्टर्स है, ये तो कैल्शियम से लिंक्ड होते हैं, ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आप इनका रोल पढ़ेंगे। इसको एक ड्रग इनहिबिट करती है, कौन सी वो ड्रग है,
कौन सी एक ड्रग है मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में देते हैं, इन्हीं रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है? शाबाश। हीमोग्लोबिनोपैथीज बेसिकली क्या होती हैं? उनमें अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन होती है, वेलिन रिड्यूस हो, ग्लूटामिक एसिड वेलिन से होता है और ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से होता है। सिकल सेल में वेलिन से रिप्लेस होता है और लाइसिन से रिप्लेस होता है सीन। बच्चों, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, उसमें बेसिकली क्या है, ये कोलेजन डिफेक्ट है टाइप 1 कोलेजन का। इसमें भी क्या होता है, इसमें दो टाइप्स होती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एक वेस्कुलर इसका वेरिएंट होता है और इसमें वैसे स्क्लेरा ब्लू ब्लू होता है। और इनमें क्या होता है कि डेंटल इम्परफेक्शंस, इन पेशेंट के अंदर भी माइट्रल वायर प्रोलैप्स होता है। मेल प्रेडोमिनेंट और एक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो जिस अच्छा ये पता नहीं क्या था, एक अगर कोई डिजीज है ना, फॉर एग्जांपल वो बाप के अंदर है, फादर में, तो बाप के पास होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। अगर बाप को एक्स लिंक डिसऑर्डर है ना, तो वो उसके मेल और फीमेल, ठीक है, जो लड़के होंगे ना उनको डिजीज नहीं आ सकती, क्योंकि लड़कों को फादर की तरफ से बेसिकली एक्स क्रोमोसोम आता है, वाई आता है, और फीमेल्स को एक्स आता है। तो अफेक्टेड फादर की फीमेल्स को भी होगा, जो लड़कियां होंगी। लेकिन अगर माँ को डिजीज है कोई, तो माँ से बेसिकली एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स को भी जाता है और मेल्स को भी जाता है। तो ये बात अगर आप आज में समझ लो तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। देखो, जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है ना डिजीज, उसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? रिसेसिव का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ डोमिनेंट, कि अगर कोई डोमिनेंट एब्सेंट है तो रिसेसिव अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। अब आपके पास देखिए एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एक के ऊपर अगर आई है दूसरे के ऊपर नहीं है तो डिजीज मैनिफेस्ट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर एक एक्स क्रोमोसोम अपने आप को म्यूट कर लेता है, जिसको बार बारी कॉन्सेप्ट कहते हैं, फीमेल्स के अंदर होता है, तो उनमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज तब भी आ सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मली आप लोग ये पढ़ते होते हैं कि जी फीमेल्स में क्योंकि दो कॉपीज चाहिए, इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स फीमेल्स में नहीं होते, जिसका हीमोफीलिया। देखिए कौन सी एक फीमेल है जिसको हो सकता है, आप बता सकते हैं मुझे? उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, ये वाली फीमेल। इनमें हीमोफीलिया हो सकता है। ये कौन सा डिजीज है? टर्नर, शाबाश। तो टर्नर वालों में क्योंकि एक एक्स पे तो डिजीज मौजूद है, तो डोमिनेंट है ही नहीं है, दूसरा एक्स है ही नहीं है, तो डिजीज अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन अगर ये सिनेरियो है, इस पे नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, तो ये क्योंकि दोनों पे डिजीज होना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन होने चाहिए, यहाँ पे एक एक्स अपने आप को म्यूट कर ले, जिसको बॉड बॉडी कहते हैं। लेकिन मेल्स के केस में क्योंकि एक्स वाई जीनोटाइप होती है, ठीक है, तो डिजीज बेशक एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, मेल में एक्स क्रोमोसोम ही एक्टिव है, एक है, तो एक के ऊपर भी जब आ जाएगा तो वो अपने आप को फुली मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि दूसरा एक्स है ही नहीं। अगर दूसरा एक्स होता तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने आप को म्यूट कर ले तब डिजीज आएगा, या उसके ऊपर कॉपी हो। ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटा समझ आ गया? अगर आ गया तो आपको बहुत फायदा होगा। आ गया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटा आपको समझ आया? ओके, ये पहले भी आ जाता है। पेरिफेरमस से ऊपर कौन सी नर्व होती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, और नीचे से ये सारी बाकी नर्व्स होती है। द मस्कुलर और न्यूरल कंट्रोल थंब मूवमेंट्स पॉसिबली थिनार मसल्स होते हैं, मीडियन नर्व के थ्रू होते हैं। व्हाट इज अ नर्व सप्लाई ऑफ सोलियस मसल? टिबियल नर्व होती है, वही टिप नर्व सप्लाई। टिप याद रखिए, टिबियल नर्व प्लांट फ्लेक्शन
और इन्वर्जन करवाती है। कौन सी हिस्टोलॉजिकल सेल टाइप इज लिपिड फील्ड एसोसिएटेड विद अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म सेल्स होते हैं बेसिकली वो। हार्ट में इरिवर्सिबल डैमेज अगर होगा मतलब तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बनते हैं, नेक्रोसिस होती है, वो नजर भी आते हैं इरिवर्सिबल में, इंजरी में। जर्मन मीजल्स बेसिकली कौन सी कंजेंटल एनोमलीज का आता है? 3 होती हैं उसमें, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, कैटरैक्ट और डेफनेस, तीनों होते हैं। पेशेंट है क्रोनिक लीवर फेलियर है और ऑटोप्सी में हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डियक चैम्बर आई है, तो जाहिर बात है हाइपरटेंसिव अगर होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी। विच न्यूरॉन्स मोस्ट प्रोन टू इस्केमिक इंजरी? हिप्पोकैम्पस के परकंजी सेल्स, ये टिपिकली ज्यादा प्रोन होते हैं, इसलिए डिमेंशिया होता है अर्ली स्टेज में। ट्रेकियोस्टमी से कॉम्प्लिकेशंस क्या एसोसिएटेड होते हैं? स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है। इंडिकेशंस मतलब इस तरह का सिनेरियो पेपर में आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मतलब कोई एक चीज पूछी होगी तो अब ये देखिए इंडिकेशन जिसकी क्या है, वो मैं 3R याद करता होता था। 3R क्या होते हैं? एक होता है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, एक रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस, एक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और टेक्निक से परक्यूटेनियस होती है, बेड साइड की जाती है इमरजेंसी में, और एक सर्जिकल होती है ओटी में। वीनस ड्रेनेज अपर आईलेट की किस साइनस में जाती है? कवर्नस में, इसलिए इसको डेंजर एरिया फेस कहते हैं। फुटबॉलर है विच ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन? तो वो स्पाइनल सेरिबेलम ट्रैक्ट होते हैं, अगर ये उड़ जाए मरीज के तो पेशेंट को एटेक्सिया होता है। और ये याद रखना ये इप्सी लेटरल सेंसेशन लेके जाते हैं। प्रिसाइज सर्जरी के लिए आपको प्लानिंग और एक्सिक्यूशन चाहिए, फ्रंटल कॉर्टेक्स मरीज के बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। इसलिए ओल्ड एज में इस्केमिक इन्फार्क्ट होते हैं, नहीं सर्जरी होती। ये मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग रूम ओनली निमोनिक होता है, SRO। तो ट्राइजेमिनल की डिवीजन V1, V2, V3। तो फोरामेन अगर आपसे कोई पूछ रहा है जिस तरह V2 कहाँ से आती है? फोरामेन रोटंडम से। स्पाइनोजम से V1, सॉरी स्पिर ऑब्लिक फिशर से V1 होती है, नहीं नहीं सॉरी, स्पाइनोजम से। और ओवेल से V3 होती है, ठीक है। नहीं, एस से में हमें सुपीरियर ऑब्लिक फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऑर्बिटल से भी होती है स्पाइन, नहीं नहीं आई थिंक सो एस से, यस यस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। स्टैंडिंग रूम ओनली निमोनिक होता है ट्राइजेमिनल की डिवीजन का। तो V1 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, V2 रोटंडम, V3 ओवेल, ज्यादातर सिनेरियो ओवेल वाला आता है। विच एनाटॉमिकल लोकेशन बिकम ब्लॉक्ड इन सब एराकिनॉइड हेमरेज में? वो एराकिनॉइड ग्रेनुलेशन होती हैं वैसे तो, ठीक है। और उससे फिर पेशेंट को हाइड्रोकैफ डेवलप हो जाता है। सब एराकिनॉइड हेमरेज में कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जाती है? एनीवन? विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज गिवन? इफेडिपिन, शाबाश। एंटी मेसेंटेरिक व्हाइट डिपॉजिट इन द इलियम, तो क्रोन्स डिजीज में ये होते हैं वैसे, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और स्किप लीजन्स होते हैं। कुछ जगह पे होंगे, कुछ जगह पे नहीं, फिर कुछ जगह पे इस तरह स्किप लीजन्स। वैसे मैंने क्रोन्स का आपको क्या याद रखाया था? ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, क्रोन्स का याद रखना है। ट्रांसम्यूरल, ट्रांस से आप याद रहेगा आपको, इसमें फिस्टुलास बनते हैं। रेटिरेजिस, प्लियोमॉर्फिज्म, वेस्कुलर इन्फ्लुएंस, ये इन्वेसिव कार्सिनोमा है ज्यादातर। ये आपको अक्सर टिपिकल आता है, स्क्वेमस सेल के फीचर्स होते हैं। ये रफी के अंदर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। कहता है विच लिगामेंट इंजरी व्हेन देयर इज एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया? अगर टिबिया एंटीरियर डिस्प्लेस हो रही है ना, मतलब ओवर द फीमर, तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है, टिबिया आगे की तरफ आ रही है। और चेयर में क्या होगा? टिबिया पीछे की तरफ जाएगी। सिंपल याद रखने का तरीका, टिबिया को याद रखें। पेशेंट या नहीं, आप क्या कहेंगे?
अनहैप्पी ट्राइड से भी अक्सर आता है। पता है अनहैप्पी ट्राइड क्या होता है? अरे किसी मरीज का एसीएल का इंजरी हो, साथ मीडियल मेनिस्कस की इंजरी हो, साथ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, तीनों की हो ना, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्राइटिस। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। समझ आ रही है ना? एंटीरियर हार्ट ट्रायड आपको नहीं पढ़ा होगा? ये तीन चीजें इसमें होती है। मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कल की इंजरी, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी, और जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, तीनों उड़ जाए ना, तीनों अनहैप्पी ट्राइड है। तो इसकी पिक्चर आप इंटरनेट पे डालो, आपको मिल जाएगी। ये मेरे से वाइवे में पूछा था फर्स्ट ईयर में। या बल्कि हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज रहेंगे ना, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह हम इस फाइल को कल कंप्लीट कर दें। व्हाट वुड यू सजेस्ट? ठीक है, तो अभी आज हम इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और कल हम इस फाइल को हालांकि ये मैंने फाइल बहुत स्लो पढ़ाई है,